नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। आज हम यहीं घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, चारों तरफ रोड ब्लॉक है, हम भी कहीं जा नहीं पा रहे हैं। रैलियाँ निकल रही है, जा रही है, लोग भाजपा के जा रहे हैं, आ रहे हैं। बहरहाल अभी हम सीपीआई के बुक पब्लिशिंग हाउस में हैं और यहाँ से मार्क्सवादी साहित्य, कम्युनिस्ट साहित्य का दुकान है और पूरे बिहार के लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जगह है। उनके लिए जो कम्युनिस्ट थॉट को मानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। बहरहाल हमारे साथ अभी हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता राम बाबू। हम उनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है आज और मोदी की जो रोड शो है उससे ये बारे में क्या बताएंगे और कितने स्थिति समझते हैं आज के मामले में। राम बाबू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है समरभूमि में और नमस्कार आपको। ये आप बताएंगे कि आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, वो क्यों आना पड़ा उनको यहाँ? देखिए, अपनी डूबती हुई लुटिया को बचाने के लिए आ रहे हैं। पिछले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें देश भर में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। कहीं कोई मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है, मोदी की गारंटी काम नहीं कर रही है। अब बिहार में उनकी हालत और भी खस्ता है, क्योंकि बिहार में बिल्कुल एक तरफा विशाल जनमत जो है, यहाँ का बहुमत जनमत जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ मुखातिब है। और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की इस बार बिहार में खटिया खड़ी होने वाली है। कहें तो 2019 का जो नतीजा है वो बिल्कुल उसके उलट होने वाला है। संख्या में थोड़ी इधर उधर की बात भले हो जाए, लेकिन नतीजे उल्टे होने वाले हैं। इसलिए आज वो पटना में आकर रोड शो करेंगे। और रोड शो भी कहाँ करेंगे? तो डाक बंगला चौराहे से लेकर के कदम कुआं बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान आएंगे। करीब 1.5 किलोमीटर की ये दूरी वो तय करेंगे और इसी के लिए ये पूरा तमाशा किया जा रहा है। और उस तमाशे में पूरे शहर को सुबह से ही बंद कर दिया गया है। सभी जगह आवागमन बंद है। सड़क पे गाड़ियों का लोगों ने अपने से भी निकलना बंद कर दिया है और जिस रास्ते से होकर गुजरना है उधर बाजार भी लोगों ने बंद कर रखा है। ये कोई मोदी जी के समर्थन में नहीं, लेकिन कोई अनहोनी न घट जाए इसकी आशंका की वजह से लोगों ने बंद कर रखा है। तो ये तो बिल्कुल राज्य प्रायोजित बंद जैसा, कर्फ्यू जैसा नज़ारा चारों तरफ दिख रहा है। उसमें मोदी जी आ रहे हैं। बाहर से सैकड़ों गाड़ियों पर ढो ढो करके लोग लाए गए हैं। वही कार्यकर्ता अभी 1 घंटा पहले से सड़कों से होकर गुजर रहे हैं, उनके मार्ग को भारी भरकम बनाने के लिए, रोशन करने के लिए। शहर के लोग नाम मात्र के दिखाई पड़ रहे हैं। शहर के लोगों की भागीदारी इसमें नहीं होगी। बाहर से ढो करके लाए गए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं। आपने अभी एक चीज़ कहा था कि किसी अनहोनी की आशंका। मैं आपको याद दिला दूं, 14 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ऐसी गांधी मैदान में आए थे वो रैली करने के लिए, तो बम ब्लास्ट हुए थे। तो ये एक तो घटना तो हुई है। नहीं, मैं बम ब्लास्ट जैसी घटना की अनहोनी की बात नहीं करता हूँ। जब लोग ऐसे बाज़ारों से गुजरते हैं तो बाज़ारों में लूटपाट, उपद्रव की घटनाएं हो जाती हैं। दुकानदार इससे आहत है। दुकानदारों को बम का खौफ नहीं है। बम का खौफ नेताओं को हो सकता है। उसकी कोई आशंका भी अभी नहीं है, वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। असली चीज़ है कि ये दुकानदार जो लोग बंद करके चले गए हैं, ये भाजपा के समर्थन में नहीं गए हैं। भाजपा की कारगुजारियों से पिछले 10 वर्षों के दरमियान इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उससे जो उनका नुकसान हुआ है, उसके प्रोटेस्ट में एक तरफ से कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है कि ये सरकार 10 वर्षों में जो डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं कर सकी। दूसरे कि जिस तरह के तत्व इस पर हावी होते जा रहे हैं
उसमें तो मॉब लिंचिंग गैंग भी उनके साथ चलता है ना। तो इसलिए लोगों को आशंका है, अब कहीं फल सब्जी वाले की दुकान से फल और सब्जी ही लूट लिया। ये मॉब लिंचिंग गैंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, मॉब ये तो है ना, जब भाजपा का उन्मादी जत्था चलता है तो पूरे देश भर में इसके साक्ष्य पड़े हुए हैं कि वो मॉब लिंचिंग गैंग का काम करता है। ये मॉब के द्वारा लोगों को मारपीट कर देना, हत्या तक कर देना, ये किसने किया है? इन लोगों ने, इस मॉब लिंचिंग गैंग के लोगों ने किया है। अब आम लोगों के लिए तो ये पहचानना मुश्किल है ना कि मोदी जी की अगवानी में जो आ रहे हैं उसमें ऐसे तत्व हैं कि नहीं। तो इसलिए लोग अपना अपना बंद करके अपने घर में बैठे हुए हैं। कौन रिस्क लेगा? क्यों रिस्क लेगा? सरकार की तरफ से कोई गारंटी नहीं है, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में जैसी है उसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो बेचारे दुकानदार भाई वो घरों में रहना वो बेहतर उन्होंने समझा। कुछ लोग कहना ये भी हो रहा है कि इसे उन्हें नोटिस भी दिया गया है बंद करने का सरकार की तरफ से। नहीं, सरकार की तरफ से बाजाप्ता नोटिस नहीं है, वो प्रशासन के लोग आए होंगे, दुकानदारों को कह दिए होंगे कि इस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा, इसलिए आप लोग दुकान बंद रखिए। ये अपील उन लोगों ने की होगी। कोई बाजाप्ता नोटिफिकेशन हो या आदेश हो ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ नहीं करता है। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे मोदी की गारंटी। मैं आपको याद दिला दूं, परसों रात में इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख नेता जो जेल में बंद थे, अरविंद केजरीवाल, उनकी रिहाई हुई है। वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, बाकायदा स्पीच दे रहे थे। वो उन्होंने कहा कि भाजपा में परिपाटी है कि 75, मोदी जी ने बनाया है कि 75 साल के जो नेता हो जाएगा उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि इसे 75 साल, चूँकि अगले साल नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं, तो मोदी जी, तो मोदी की गारंटी का मतलब क्या रह गया फिर? नहीं, मोदी की गारंटी का मतलब वो मोदी का नाम बेच करके चुनाव में वोट लेना चाहते हैं, यही मोदी की गारंटी है। वो ये बताना चाहते हैं कि मोदी ने इस देश को बहुत तरक्की करा दिया है, विश्वगुरु बन रहे हैं। किया क्या है आप समझ लीजिए कि पिछले 10 वर्षों में जितने वादे इन्होंने किए उसमें से एक भी वादे पूरा नहीं कर पाए, उस पर खरा नहीं उतरे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन किसके आए? अडानी साहब के अच्छे दिन आ गए, अंबानी के अच्छे दिन आ गए। देश की सारी दौलत, राष्ट्रीय संपदा को औने पौने भाव उनके हवाले बेच रहे हैं, इसलिए उनके अच्छे दिन आए। जनता के अच्छे दिन कहाँ आए? महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी के ज़माने में जो शुरू हुआ और कोविड के पीरियड में भारी संख्या में लोगों को जॉब लॉस हुआ है। और उस जॉब लॉस के अलावे जो नई नौकरियां बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है। सरकारी नौकरियों में जगह खाली है, उसकी भर्ती नहीं हो रही है। उसके एवज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम चलाया जा रहा है। 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे, 20 करोड़ नौजवानों को तो आज तक काम मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, सबको पक्का मकान हो जाएगा, ये सब कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सेना में भर्ती करने के लिए भी अग्निवीर की योजना चलाई। 18 साल की उम्र का नौजवान जाएगा और 22 साल की उम्र में वो रिटायर कर जाएगा, और उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवन में क्या करेगा। उसको न सेना को मिलने वाली पेंशन की सुविधा मिलेगी, न रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, और न ही राष्ट्र सेवा, सेना में रह करके मुल्क की सेवा करने का गौरव ही प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये खिलवाड़ करते आ रहे हैं। अभी मैं बता दूं आपको, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे थे, जो महिलाएं भी थी खास करके उसमें, और वो टी शर्ट पहनी हुई थी वाइट कलर की, और मैं दिखाऊंगा उसको, अपने लगा दूंगा मैं। वो उनके आगे लिखा हुआ था मोदी, रोज़गार मतलब मोदी। अभी आपने कहा रोज़गार की बात, कहा कि रोज़गार की गारंटी नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा था, टी शर्ट पर लिखा हुआ था रोज़गार मतलब गारंटी, मोदी मतलब रोज़गार की गारंटी। तो इसको किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, 2 तरह के टी शर्ट आपने देखे होंगे। आप कह रहे हैं कि रोज़गार मतलब मोदी, ये टी शर्ट भी आपने देखा होगा। ज़्यादातर टी शर्ट वाले इधर से जो गुजरे हैं, रोज़गार मतलब नीतीश कुमार। नहीं, आगे मोदी है। मेरी बात तो सुनिए। जी जी। और अनेक गाड़ियां निकली हुई हैं जिस पर रोज़गार मतलब नीतीश कुमार। मैं उसको उस पर आपत्ति नहीं करता हूँ। रोज़गार मतलब किसी का नाम लिख दीजिए, रोज़गार मतलब भगवान राम भी लिख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। रोज़गार मिलना तो चाहिए, लेकिन कहाँ थे
ये नीतीश कुमार जी या जीत मोदी जी के साथ मिलकर के आज फिर से वो सरकार चला रहे हैं। वो पहले भी सरकार चला रहे थे 17 महीनों तक, 2022 से 23 के 24 की जनवरी तक में जो सरकार महागठबंधन की बिहार में बनी, जिसने 5 लाख लोगों सरकारी नौकरियां दी, शिक्षक बहाल किए, 4 लाख से ऊपर लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्कीम वर्कर्स हैं उनको सरकारी कर्मी के, शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा और स्कीम वर्कर्स की आय में थोड़ी बढ़ोतरी, ऑनरेरियम में थोड़ी बढ़ोतरी, ये सारे काम उस 17 महीने के पहले क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी, भाजपा और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार ने। अब बाद में जब वो काम उस 17 महीने के भीतर हुआ, उसका श्रेय तेजस्वी जी भी ले रहे हैं और इसलिए उसके काट में ये लोग तब लिख के चल रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार। जनाब आप थे कहाँ, पहले क्यों नहीं किया? तो ये क्रेडिट आप ही को मिलता। मोदी जी आपने किया होता आपको मिलता। आपका फेलियर तो ये है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके झूठ मूठ का ये टी शर्ट पर लिख कर चलने से, ये प्रचार इससे आप जो करना चाहते हैं, जनता इस मुगालते में नहीं आने वाली है। और बिहार में कमोबेश स्थिति यह बन गई है कि जो मोदी जी के समर्थन में पहले से लोग रहे हैं, यहाँ की जो आम जनता है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए कोई मोदी लहर और कोई मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है और लोग अपने विवेक से इनके खिलाफ जाकर के मतदान कर रहे हैं। इनका मत प्रतिशत घट रहा है, विपक्ष का बढ़ रहा है। अब बिहार के लोग इसलिए भी ठगा हुआ महसूस करते हैं कि बिहार के बारे में 2014 में इन्होंने कहा था विशेष पैकेज देंगे, कितना चाहिए, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ बोली लगा रहे थे। न विशेष पैकेज मिला, न विशेष राज्य का दर्जा मिला और इस तरह से सब कुछ हवाई हवा में झूठ की खेती करके, झूठ परोस करके और लोगों को ठगने का काम किया। अब ठग को लोगों ने पहचान लिया है कि ठग है। अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने अभी एक स्पीच दे रहे थे, स्पीच में बताया वो कि अडानी और अंबानी के यहाँ से काला धन टेम्पो में भर करके आप लोग के यहाँ आ रहा है, मैंने इंडिया गठबंधन के लोगों के पास आ रहा है। मेरा सीधा सवाल होगा आपसे कि कितना टेम्पो आपके पास काला धन आया है अडानी अंबानी के यहाँ से? मोदी जी ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है तो इससे तो एक बात तय हो गई ना कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अडानी के यहाँ से टेम्पो में बोरे भर के पैसे आते हैं। मतलब इसकी जानकारी उनको है, ये पुराने सौदे वाले हैं। और अभी जो वो कह रहे हैं तो जिसका नाम लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी आज ये बात नहीं बोल रहे हैं, अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो राहुल गांधी ने तो साफ साफ खुलेआम कह दिया है कि अगर आपको मालूम है कि वो बोरे में पैसे भर करके ला रहे हैं टेम्पो में लोड करके, तो आप उनके यहाँ जांच तो करवा लीजिए ना, पता तो लगा लीजिए। इसलिए मोदी जी ने इसमें उनके एक तीर से 2 शिकार उन्होंने करने का काम किया है। एक तो और उसी में उनसे एक चूक ये हो गई है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये अडानी के यहाँ से पैसे आते हैं। अब पैसे उनको मिलते रहे ये बात तय है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है उसे साफ जाहिर है कि पैसे का बेनिफिशियरी कौन है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है, कौन नेता है। और दूसरा इसमें उनके है कि ये कह करके कि वो जताना चाहते हैं कि देखो हम तो अडानी और अंबानी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, इसलिए हम पर जो अडानी अंबानी पक्षी होने का आरोप है उसका वो प्रतिकार कर रहे हैं। देश की जनता इस मुगालते में नहीं आने वाली है और देश को मालूम है कि देश की दौलत को जिस तरह से वो अडानी के हवाले कर रहे हैं खास तौर से, और अंबानी के हवाले भी, तो ये अपने यार पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। यार पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है, ये देश की जनता अब समझ चुकी है। और जो रही बात पैसे आने की टेम्पो में बोरे में भर करके, तो जांच करवा लो ना कैसे आ रहे हैं, आखिर भेजने वाला भी है उस पर भी तो जांच होगी। हिम्मत नहीं है कि अडानी के ऊपर ये जांच कर सके, उसके यहाँ ईडी भेज सके। ये ईडी भेजेंगे वहीं जहाँ विपक्ष के नेताओं को इनको परेशान करना होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना होगा, हेमंत सोरेन को बंद करना होगा, संजय सिंह को बंद करना होगा। जिसको भी बंद करना हो ये बंद कर सकते हैं, सिर्फ अपने विरोधियों को और अजीत पवार जैसे लोगों को बचाना होगा।
तो आरोप लगा करके उन पर, और उसके बाद दूसरे दिन उनको उप मुख्यमंत्री बना देंगे अपने वॉशिंग मशीन में धो करके। वो भी वॉशिंग मशीन में पता नहीं गंगाजल से धोते हैं या कैसे धोते हैं, और धो करके वो पवित्र कर लेते हैं। मोदी जी का एक आरोप है आप लोगों पर ये है, इंडिया गठबंधन के नेताओं पर, खास करके सरकार बनती है तो, कि आप लोग मान लो किसी घर में 2 भैंस है तो आप एक भैंस चुरा करके ले चले जाएंगे वहाँ से, तो भैंस की चोरी क्यों कर रहे हैं आप लोग, या भैंस लेकर क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, ये तो बकवास है, ये चोरी करने की बात नहीं करते हैं। देखिए, ये इसमें वो कम्युनल कार्ड प्ले कर रहे हैं। वो कहते क्या है, असली बात जो उन्होंने कही थी राजस्थान में अपने एक भाषण में, वो कम्युनल कार्ड है कि मतलब लोगों के पास जो पैसे हैं, उनकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति का ये हरण करेंगे और उसको किसको देंगे, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको देंगे। ये ज़्यादा बच्चे किनके होते हैं, मुसलमान। साथ साथ ये भी चल रहा है ना, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। मतलब ये उससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुओं की दौलत और हिंदुओं की भैंस लेकर के ये मुसलमानों को देंगे। इस तरह से ये कम्युनल कार्ड प्ले करके इस देश की सांस्कृतिक विरासत को, धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक विरासत को, हमारे समावेशी राष्ट्रवाद को तहस नहस करना चाहते हैं और अपना हिंदुत्व का एजेंडा पुश करके और अपने यारों की तिजोरी भरना चाहते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा भी हिंदू के भले के लिए नहीं है, आम इंसान के भले के लिए नहीं है। एजेंडा हिंदुत्व का, वोट उसके नाम पर हिंदू भावना को जगा करके, और देश की दौलत यार पूंजीपतियों के हवाले। इसलिए पूंजीपतियों की चाकरी करने के लिए सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को इससे सावधान करने की ज़रूरत है। जनता सतर्क हो चुकी है। इसके साथ ही एक और उन्होंने आरोप लगाया था आप लोगों पर कि आप लोग मंगलसूत्र भी बेच देंगे, तो मंगलसूत्र पर निगाह क्यों टिकी हुई है आपकी? ये मैंने आपसे पहले कहा ना, ये सारे सवाल उनके हैं कि लोगों के पास जो संपत्ति है उसको लेकर के ये दूसरे के हवाले कर देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। और उसी में मनमोहन सिंह के बयान का भी जिक्र उन्होंने किया था, जो अल्पसंख्यकों का पहला हक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा उससे बाहर करके इस बात को कह रहे हैं। मंगलसूत्र का मतलब दौलत से है, वो मंगलसूत्र, और इसमें इमोशन जगाना है। अरे हिंदू महिलाओं के लिए मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र भी नहीं रखेगा। ये जनाब क्या कहेंगे, नोटबंदी के दौरान हमारी महिलाएं घरों में जो बचा करके कुछ पैसे रखती थी, सबको तो बैंक में जमा करा लिया, और वो पैसा कहाँ गया, तो अंबानी साहब के वो 3G उनका जो निकलने वाला था, 3G 4G स्कीम, उसके लिए 4G निकलने वाला था, उस स्कीम में पैसे की ज़रूरत थी, बैंक खाली था, तो घर घर से पैसे, माँ बहनों से सारे पैसे तो इन्होंने निकलवा लिए। अब ये मंगलसूत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी धारा 370 का नाम लेती रही है, कश्मीर में शांति और सद्भाव की बात करती रही है, विकास हो गया है बहरहाल, लेकिन उन्होंने कश्मीर के 3 लोकसभा सीट से वो भाग गए हैं, चुनाव ही उन्होंने पर्चा ही दाखिल नहीं किया उन्होंने। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, वो जानबूझ करके उन्होंने किया। वो जानते हैं कि कश्मीर में उनकी हालत खस्ता होगी, तो कश्मीर के अंदर अपना एलाइज पैदा करने के लिए अपना दूसरा तरीका इन्होंने अपनाया है। चूँकि वो ज़मीनी सच्चाई ये है कि कश्मीर की जनता इनके तरफ नहीं है, तो इस हार से बचने के लिए इन्होंने दूसरे लोगों के सहारे उस चुनाव में हिस्सा लेने का मन बनाया, नाम बदल करके। आपके नेता रहे हैं गठबंधन के राहुल गांधी। ये अमेठी इनका पुश्तैनी जगह था जहाँ पर कि इनके माता, इनकी अन्य लोग लड़े थे, पिताजी लड़े थे, इनके फिरोज गांधी लड़े थे, नहीं हाँ, तो नाना लगेंगे तो, लेकिन ये राहुल गांधी भाग गए वहाँ से, क्यों भाग गए? डर क्यों? ये कौन कहता है कि राहुल गांधी भाग गए? राहुल गांधी, रायबरेली भी उनकी पुश्तैनी सीट है, अमेठी भी है, फूलपुर से भी जीतते थे नेहरू जी, इलाहाबाद की सीट से भी जीतते थे। तो एक आदमी तो कहीं एक ही जगह लड़ेगा ना। सोनिया जी वहाँ से रिटायर कर गई तो वहाँ गए। और दूसरी बात अमेठी में, तो अमेठी में अब तो जो उनके चुनाव पर अब ये आरोप लगाते हैं कि सब पूरे परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं, तो प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही हैं, गांधी परिवार का एक ही आदमी लड़ रहा है, एक ही सीट पर लड़ रहा है, और दूसरे सीट पर
कांग्रेस के अंदर इनके जो मुख्य चुनाव प्रबंधक शर्मा जी थे उनको उन्होंने बनाया है। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि राहुल गांधी नहीं, शर्मा जी से स्मृति ईरानी अमेठी में हारेंगी। ये दावा है आपका? हाँ बिल्कुल, ये वस्तु वहाँ की ज़मीनी हकीकत है। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारने जा रही हैं और उनको हराने के लिए राहुल गांधी को जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये इस चुनाव में साबित हो जाएगा। नहीं, ये तो भाजपा का आरोप ये भी है कि स्मृति ईरानी के डर से राहुल गांधी भाग गए। हाँ, तो स्मृति ईरानी के डर से भाग गए हैं, तब तो स्मृति ईरानी को जीत जाना चाहिए। वो कांग्रेस का एक मामूली, मतलब कांग्रेस को जो चुनाव प्रबंधक इन लोगों के रहते आए हैं वर्षों से, वो उनको हराएंगे, इसलिए ये भागना कहाँ हुआ। एक सवाल ये भी है कि अभी जो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और बहुत रुपया खाए हैं, इसलिए वो जेल में रहे, फिर बाहर आए। तो राहुल गांधी चूँकि आपके गठबंधन के बड़े नेता रहे हैं, तो इनको जेल जाना और जेल से बाहर आने किस में देखते हैं आप? हैं किसके जेल जाने? राहुल गांधी के? सॉरी, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को। ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। अभी तक कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, और जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हो जाता है, आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक किसी पर आरोप तो किसी पर कोई कुछ भी लगा दे सकता है। कल हमारे ऊपर भी कोई आरोप लगा दे सकता है। तो इसलिए आरोप लगाने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता है, कानूनी प्रक्रिया अपना चलेगी। और रह गई भ्रष्टाचार की बात, तो नरेंद्र मोदी के कुनबे में, उनकी सरकार में, राज्यों की सरकार हो या दिल्ली की उनकी सरकार हो, अमित शाह कौन है? किस किस्म के मुकदमे उन पर नहीं है? अजीत पवार को ले गए, वो कौन है? शुभेंदु अधिकारी बंगाल वाले कौन है? ये सब लोग जिनको वो बीजेपी के अंदर ले जाते हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं। और जो यार पूंजीपतियों के दौलत पर और इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर राजनीति कर रहा है, वो अपने को भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे मान सकता है? इसलिए सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग अगर कहीं हैं, तो जहाँ दौलत का जमाव ज़्यादा होगा, भ्रष्टाचार वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उसके नेतागण नेता के रूप में, अपने विचारधारा से वो पूंजीवाद के समर्थक हैं और यार पूंजीपतियों के हवाले देश को कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी वहाँ हैं, और उसको छिपाने के लिए दूसरे लोगों को तंगो तबाह कर रहे हैं, विरोध की आवाज़ को कुंद करने के लिए, जो इनको उल्टा पड़ने वाला है इस बार। इसी पर मेरा एक सवाल रहेगा, आप लोग गलत आरोप लगाते हैं देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कि उन पर ऐसे वैसे है। वो तो मोदी जी ने बाकायदा बोला है कि इनको वोट दीजिए ताकि हम मजबूत होएं, तो आप लोग गलत आरोप क्यों लगाते हैं? गलत आरोप कैसे है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो रेप के आरोप लगे हुए हैं वो गलत हैं? हम और आप कौन होते हैं कहने वाले? ये तो जब तक उस पर बाजाप्ता मुकदमा चला करके, उसकी शिनाख्त करके, और ये प्रमाणित नहीं हो, दोष मुक्त नहीं होंगे, तब तक तो वो है। इसलिए ये कैसे कहना मोदी जी से, यही तो कह रहा हूँ मैं कि मोदी जी ने जिसके पीठ पर हाथ रख दिया वो पवित्र बन गया, चाहे वो रेपिस्ट हो, बृजमोहन भूषण सिंह, नून जो पहलवानों, महिला पहलवानों का जो हश्र हुआ। ये ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ रखे हुए हैं, और इनके पास में ऐसे लोग हैं, उनका बचाव करने के लिए आते हैं। कल यहाँ पर वोटिंग होना है, मोदी जी आज आए हैं। कल यहाँ वोटिंग नहीं है, कल 5 क्षेत्रों में वोटिंग, जहाँ कहीं भी है। तो उसका असर क्या दिख रहा है आपको? कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है इनका। ये असर तो पटना के चुनाव पर भी नहीं होने वाला है, और बाहर के क्षेत्रों पर तो छोड़ दीजिए। कल भी जाएंगे कुछ जगह जो अगले चरण में चुनाव है वहाँ के लिए। इन चुनावों में इनका कोई असर, इनके आज पटना में ये रोड शो करने का कोई असर नहीं होने वाला है। बिहार के लोग मन बना चुके हैं, इनकी ठगैती को समझ चुके हैं। अब ठग के फेरा में दोबारा बिहार के लोग नहीं पड़ने वाले हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि आप जब सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है, तो
अभी एक चल रहा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कि मोदी जी को फांसी पर लटका देंगे आप लोग, या फिर आपको जो अर्नब गोस्वामी हैं उसको जान से मार देंगे, या बहुत सारे लोग हैं इसको आप जान से मार देंगे। तो ऐसा है क्या? ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर बनती है तो पहली बात कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होगी। नंबर 1, ये हमारा एथिक्स है, पॉलिटिकल एथिक्स है। और नंबर 2, अगर कहीं किसी ने गलत किया है तो उसके लिए कानून है हमारे यहाँ, कानून उनको छोड़ेगा नहीं, न्यायपालिका उनको उचित सजा देगी। लेकिन गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। या तो किसी ने खुद गलती की हो, या जो सही लोगों को, निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों को परेशान किया हो और ये साबित हो जाए तो वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन बदले की भावना से बिल्कुल नहीं। एक मोदी जी एक चीज़ बोल रहे थे कि आप लोग, खास करके राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि संविधान माथा पर लेकर नाच रहे हैं, और कोई भी संविधान को चेंज नहीं कर सकता है, अम्बेडकर भी आ जाए संविधान चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि जनता को गुमराह करने के लिए संविधान के माथा पर लेकर नाच क्यों रहे हैं आप लोग? नहीं, ये आप लोग भी मोदी जी के प्रचार के बहकावे में हैं कि संविधान लेकर के नाच रहे हैं। जो मोदी जो बोलते हैं उसको बोल रहे हैं। क्यों कहने की जरूरत पड़ी? मोदी के लोगों ने भाषण किया है कि नहीं कि 400 से ज़्यादा सीटें हमको दीजिए, 400 पार कराइए, हम संविधान को बदल देंगे। और जो तौर तरीका है इनका, क्या वो संविधान को बदलने का तौर तरीका नहीं है? जिस तरह से गवर्नर के ओहदे का दुरुपयोग कर रहे हैं राज्य सरकारों को गिराने के लिए, जिस तरह से ये संवैधानिक मान्यताओं व्यवस्थाओं को तहस नहस कर रहे हैं एक के बाद एक, ये सब कुछ बताता है कि ये संविधान को अंदर से खोखला बना करके रखेंगे। और चूंकि हिंदू राष्ट्र इनको बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूं डंके की चोट पर कि हिंदू राष्ट्र भारत के मौजूदा संविधान के आधार पर बन ही नहीं सकता है, कदापि नहीं बन सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इनको मनुस्मृति का सहारा लेना पड़ेगा, तब इनको संविधान बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, देश की जनता न तो हिंदू राष्ट्र बनने देगी और न ही इस संविधान को जाने देगी। बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने इसको हासिल किया है। संविधान में 2 शब्द जुड़े हुए हैं जिसके मोदी सरकार को भारी आपत्ति है। एक है सेकुलरिज्म और सेकंड है आपको समाजवाद। तो समाजवाद और सेकुलरिज्म को आप लोग क्यों पकड़े हुए हैं? असल है क्या, देखिए, मोदी दुनिया भर में खत्म हो गया है। मोदी जी की डिग्री को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि वो वाजिब ही सवाल उठाते हैं। लेकिन डिग्री की बात छोड़ दीजिए, मामूली ज्ञान की बात भी अगर हो, जानकारी की बात भी हो, तो उसी संविधान में ये प्रस्तावना में जो ये 2 शब्द जोड़े गए जिसका ये लोग कहते हैं कि उसको हटाया जाना चाहिए। ये भी देखिए, कहते हैं संविधान नहीं बदलेंगे, आप संविधान संशोधन लाइए, इसको कर लीजिए, लेकिन ये प्रचार कितना करते हैं कि ये जोड़े गए, हम इसको हटाएंगे। तो वो संविधान के चैप्टर 3 और 4 को पढ़ें जो मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। उसमें साफ साफ उसके अंदर जो व्याख्याएं हैं वो धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करती हैं, वो समाजवाद उन्मुखी सरकार नीतियों की बात करती है। और संविधान सभा में ग्रेट डिबेट हुआ था और उस डिबेट के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अलग से संविधान में जो आप जोड़ने की, उस समय भी ये चर्चा आई थी, जो आप कहते हैं तो इसमें ये सब जो लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये क्या है? ये समाजवाद नहीं है तो क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है तो क्या है? तो जो संविधान की अंतर वस्तु में वो चीज़ें निहित हैं उसको संविधान की प्रस्तावना में भी प्रतिष्ठित किया गया। उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और वो संविधान की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। आप कह रहे हैं संविधान की मूल भावना अभिव्यक्त करता है और धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म, ये समाजवाद रहेगा। मेरा सवाल सीधा सीधा रहेगा, आप भी हिंदू हैं,
मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या तकलीफ है आपको? हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? ये एक मजहब के नाम पर कोई राष्ट्र क्यों बन सकता है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही बौद्धों का है, उतना ही जैनियों का है। सब ने मिल कर के इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। सबका अधिकार है, ये समावेशी राष्ट्र है। और हमारा धर्म भी, हिंदू धर्म भी जो है वो समावेशी धर्म है। इसलिए ये जिस हिंदुत्व की, हिंदू धर्म का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, ये व्यक्तिगत मामला है। राज्य किसी धर्म का नहीं हो सकता है, व्यक्ति का धर्म हो सकता है, राज्य का धर्म नहीं हो सकता है। राज्य को हमेशा धर्मनिरपेक्ष होना होगा, क्योंकि जब जज की कुर्सी पर बैठा हुआ ही एक तरफ टिल्ट करने लगेगा, तराजू एक तरफ जाने लगेगा, तो वो जस्टिस नहीं कर सकता है। इसलिए राज्य का धर्म नहीं होगा, बेसिक बात, राज्य का धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। ये आपका ये कहना है, आपका ये मामला है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हिंदू से ही हिंदुस्तान बना है और यहाँ पर मुसलमान भी रहे। जहाँ जहाँ मुसलमान की आबादी बढ़ गई, पहले पाकिस्तान कट गया, फिर पाकिस्तान बन गया, फिर अब हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो कोई नया स्थान बना देंगे, इस्लामिस्तान। तो इस तरह से तो भारत की जो अखंडता घटती जाएगी। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जा सकता है? इसका मतलब हुआ, ये हिंदू राष्ट्र की बात तो ये उस ज़माने से कर रहे हैं जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात करते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र अभी कौन है? सबसे ज़्यादा मुसलमान किस देश में है? शायद आपको आज भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है दुनिया भर में। तो जब पाकिस्तान बना भी तब भी सारे मुसलमान वहाँ नहीं जा पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देश जो है, जितना ये सब ने मिल करके इस देश को बनाया है, अलग अलग कालखंडों में, इसमें कहीं उनके बीच ये अंतर विरोध नहीं रहा है। आपसी टकराव भी हो तो क्या हिंदू राजाओं के बीच टकराव नहीं हुए? हिंदू के बीच टकराव हुआ, हिंदू बौद्धों के बीच टकराव हुआ, हिंदू मुसलमानों के बीच टकराव हुआ, मुसलमान के बीच टकराव हुआ। और सब के बाद एक समावेशी राष्ट्र की परिकल्पना आई। और तब एक आधुनिक समाज में आप एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज की कल्पना करते हैं, ग्लोबल मैन की कल्पना करते हैं, और उसके बाद मजहब के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति है, बहुसंख्यक वोट को साधने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए। और हिंदू कौन है? हिंदू शब्द कहाँ से आया है? ये संस्कृत का शब्द है? नहीं। ये हिंदी का शब्द है? नहीं। कोई हिंदू धर्म नाम की चीज इस देश में नहीं थी। विवेकानंद को पढ़िए। ये वैदिक, यहाँ पर वैदिक और अवैदिक लोग, दो किस्म के लोग हुआ करते थे। जो वेदों को मानते थे वो वैदिक कहलाते थे, जो नहीं मानते थे, अपनी दूसरी आचार संहिता थी, वो अवैदिक कहलाते थे। ये तो जब पारसी आए तो सिंधु घाटी के किनारे की सभ्यता को, सिंधु घाटी तो उनके यहाँ एस जो सा जो है वो होता ही नहीं है, उसके बदले में वो एच लिखते हैं, तो ये हिंदू हो गया। तो ये तो पारसियों के दिए हुए नाम को लेकर सबको कह रहे हैं कि हिंदू 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 हिंदू। ये पारसियों का दिया हुआ नाम है, ये ओरिजिनल हमारा नाम नहीं है। ओरिजिनली हम वैदिक हैं, वैदिक संस्कृति, जिस सनातन की बात भी करते हैं वो वैदिक धर्म का पार्ट है, और वो भी एक खास तबके का है। आपको हम याद दिला दें, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, बहुत ही खोजबीन के बाद जो उसे छिपा दिया गया था वामपंथियों ने, या जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये लोगों ने छिपा दिया था। वो ये था कि भारत की आज़ादी में सावरकर की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और वो अंडमान निकोबार से जेल से बुलबुल पर बैठ करके भारत में आते थे और क्रांति का संचार करते थे। उसको छिपा क्यों दिया आपने? बुलबुल पर बैठ के आते थे, और ये आपने देखा था या भाजपा के इन लोगों ने? भाजपा के लोगों का खाना, भाजपा के लोगों का ये ऐसी ऐसी कहानियां ये गढ़ते हैं। ये सही है कि सावरकर का आरंभ एक क्रांतिकारी के रूप में हुआ, लेकिन सावरकर का अंत एक ब्रिटिश एजेंट के रूप में हुआ, जो उन्होंने बाजाप्ता लिखित माफ़ी मांगी कि हम कोई इसमें इस लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, और इसके एवज में उनको पैसे भी मिलते थे। ये रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है।
इस पर बहस की क्या ज़रूरत है। अब भाजपा वाले अनर्गल प्रलाप करते हैं, वो तो कहीं से कुछ भी करेंगे। अब तो वो अभी राम मंदिर बना है तो क्या किया, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके मिथकों का प्रचार करेंगे। अब वो उसकी छत ऐसी बनी है, गुंबद ऐसा बना है कि सूर्य की रोशनी सीधे उस पर आएगी, सूर्याभिषेक हुआ, तब वो तो दिखाया जाएगा कि देखो देखो भगवान राम की ताकत देखो, सूर्य भगवान ऊपर से रोशनी दे रहे हैं। अरे जनाब, ये टेक्नोलॉजी ने ऊपर से सूर्य की रोशनी को राम जी की मूर्ति के माथे पर ला करके दे दिया है। टेक्नोलॉजी भगवान की देन है, ये सूर्य भगवान की देन और राम भगवान की देन नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़े महापुरुष हैं भारत के, भगत सिंह, उनके बारे में कुछ संघियों से बात हो रही थी, तो वो बोले कि भगत सिंह संघ से बहुत प्रभावित थे और वो आरएसएस ज्वाइन करना चाहते थे। 100% झूठ है। भगत सिंह ने लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने लिखा है आरएसएस मतलब आरएसएस बजाबता न कहीं हिंदू महासभा और धार्मिक आधार पर बंटवारे के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में। इसलिए भगत सिंह के बारे में वो दावा, वो ऐसी तमाम चीज़ों को, ऐसे तमाम प्रतीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनसे उनको राजनीतिक लाभ मिले। जैसे हिंदू धर्म का प्रयोग करना चाहते हैं, राम के नाम का प्रयोग करना चाहते हैं। इसलिए जिस किसी चीज़ से उनको लाभ हो, उनके हिस्से में वोट लोगों का आ जाए और गद्दी पर वो बैठे रहें, ये उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। भगत सिंह कहीं से भी संघी नहीं थे, संघ का प्रभाव नहीं था। वो विशुद्ध रूप से जिस समय वो फांसी के तख्ते पर जज फांसी का हुक्म दे रहा था, फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, उस समय भी पूछा तो वो उस समय लेनिन की पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे और पूछा कि अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इस किताब को ख़त्म कर लेने दीजिए। और अंतिम पृष्ठ को उन्होंने पढ़ा, उसके बाद वो फांसी पर ले जाएंगे। इसलिए भगत सिंह के बारे में बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है। ये मेरा सब जगह जातिवाद का और इसका सहारा लेकर के पंजाबियों को, सिखों को अपनी तरफ करने के लिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिसका कोई भौतिक आधार, कोई वस्तुगत आधार नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। आपका सीधा सीधा कहना है कि मोदी जो कुछ भी बोल रही है भगत सिंह के बारे में या अन्य चीज़ के बारे में, वो सर्वथा झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल 100% बनावटी दंत कथाएं हैं। मेरा एक सवाल है जो आपको संघ के लोग, खास करके भाजपा के लोग फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं और अगर सरकार बनाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपस में सर फुटबॉल होगा, मारामारी होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये सर फुटने वाली बात कितनी सच है? देखिए, ये इस किस्म की टिप्पणियां जो हैं वो मोटिवेटेड होती है। अटल जी की सरकार बनी थी, कितनी पार्टियों की सरकार थी? वो भी तो एनडीए की सरकार थी। अभी भी ये सरकार जो चला रहे हैं, ये अलग बात है कि इनको अकेले का बहुमत मिल गया है, लेकिन कई पार्टियों को मिलाकर कर रहे हैं। जब इंडिया ब्लॉक बना तो उस गठबंधन के बनने के समय 38 पार्टियों को इन्होंने इकट्ठा किया। तो ये तो झूठ की खेती ही करते हैं। तो ये झूठ की खेती करने वाले से कौन कंपटीशन करेगा? सत्य के रास्ते पर चलने वाले को झूठे लोगों से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने रास्ते पर चलते जाइए, झूठ खुद ब खुद समय के साथ मिट जाएगा। और वो समय आ गया है, मिटने का समय आ गया है। मेरा अंतिम सवाल है, आपने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार अगर बनती है तो पहला काम क्या होगा आपका? सरकार जब बनेगी तो सरकार तय करेगी ना। सरकार बनेगी, उसका नेता होगा, सरकार तय करेगी। सरकार का पहला काम होगा कि इस देश को जो बेचने की तैयारी हो रही है उस दिशा को पलटना। ये देश को जो बेचने की तैयारी चल रही है और गरीबों के ऊपर रोजगार की जो कमी है, रोजगार की गारंटी करना, महंगाई को नियंत्रण में लाना और देश की संपदा को पूंजीपतियों के हवाले करने की जो साजिश रची गई है, उसको पटरी पर ला करके और सही अर्थों में प्रो पीपुल सोशियो इकोनॉमिक एजेंडे के आधार पर काम करना। प्रो पीपुल सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ सवाल को थोड़ा सा और। ये भाजपा का ये भी आरोप है कि जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, अगर इनका पहला कानून ये बनेगा कि ये जो 5 किलो अनाज 82 करोड़ पीपल्स को दी जा रही है, उसे सबसे पहले बंद करेंगे। तेजस्वी ने कल कहा कि हम 10 किलो अनाज देंगे।
और मनमोहन सिंह की सरकार में 35 किलो अनाज मिल रहा था लोगों को सस्ते दरों पर, 2 रुपये किलो पर। इसलिए ये सब जो है, आप भीख दे रहे हैं लोगों को, दया कर रहे हैं। हम दया नहीं, अधिकार है उनका, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार जो है, ये कानून यूपीए सरकार में बना, ये जनता का हक है। तो इसलिए वो हक आप दे रहे हैं, आप दया नहीं कर रहे हैं, भीख नहीं दे रहे हैं, भीख की कटोरी में 5 किलो नहीं डाल रहे हैं। राम बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जवाब दिया चीज़ों का। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक बड़ी लड़ाई है संविधान बचाने और संविधान को उजाड़ने की, जो लड़ाई चल रही है, इसके बीच का टसल है। इंडिया गठबंधन है एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ मोदी सरकार है, और चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के दरमियान में ही अरविंद केजरीवाल जेल से निकल के बाहर आए हैं, और फिर वो 2 तारीख के बाद 2 तारीख को जेल जाने की उनकी बारी भी हो सकती है, अगर फिर अगले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला नहीं देती है तो। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देखते हैं क्या बनती है, कैसे बनती है, और जनता इससे कितना बेनिफिट ले पाती है। बहरहाल देखते रहिए हमारा चैनल समरभूमि। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और संभव हो तो आर्थिक मदद देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।